फाख्ता एक आदमी जो राजकुमार पैदा हुआ है उसको एक गरीब बच्चे की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। एक आदमी जो बहुत ऊंचे पद पर है उसको भी अपने से नीचे काम करने वाले के लिए कोई बुरा उदाहरण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि छोटे गधे बड़े गधों से ही घास खाना सीखते हैं। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भगवान उनके ऊपर बहुत मुश्किलें डालता है, जैसा कि एक राजकुमार के साथ इस कहानी में हुआ जो मैं आप सबको भी सुनाने जा रही हूँ। इसमें उसको एक गरीब स्त्री को परेशान करने के लिए कितनी परेशानी खुद भी उठानी पड़ी। नेपल्स से करीब 8 मील दूर एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत सारे अंजीर और पोपले के पेड़ लगे हुए थे। इस जंगल में एक टूटा फूटा मकान था जिसमें एक बुढ़िया रहा करती थी, जो जितनी वह बुढ़िया थी इतनी ही वह हल्की भी थी। उसके चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियां पड़ी हुई थीं और उतनी ही उसकी जेब में रखी हुई थीं। उसके सिर के सारे बाल चौदी की तरह सफ़ेद थे। वह बेचारी एक मकान से दूसरे मकान में भीख मांगने जाया करती थी और इसी से अपनी जिंदगी बसर करती थी। पर आजकल लोग थैला भर के काउन चालाक लोगों को तो दे देते हैं, पर बेचारे जरूरतमंद आदमी को कुछ नहीं देते। उस बेचारी को एक कटोरा राजमा पाने के लिए सारा दिन उधर उधर घूमना पड़ता था, पर कभी कभी उसको बहुत सारा राजमा भी मिल जाता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उस बेचारी गरीब स्त्री ने राजमा धोकर पानी में रखकर एक खिड़की पर रख दिए और वह खुद आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जंगल चली गई। पर जब वह वहां नहीं थी तो राजा का बेटा नार्दो अनिलो शिकार के लिए निकला हुआ था। वह उस बुढ़िया के मकान के पास से होकर गुजर रहा था तो उसकी निगाह खिड़की पर रखे बर्तन पर गई। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि वह उसमें झोंक कर देखे कि उसमें क्या है। उसने अपने नौकरों से शर्त लगाई कि उस पर पत्थर से कौन बिल्कुल सीधा और उसके बीच में निशाना लगाता है। सबने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। 3-4 बार उस पर पत्थर मारने के बाद राजकुमार जीत गया। पत्थरों की मार से वह बर्तन टूट गया। बुढ़िया का राजमा बिखर गया। ये करके वे सब वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद ही बुढ़िया जंगल से लौटकर आई तो उसने वह दुखभरी घटना देखी तो वह एक तरफ बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसको अपने हाथ फैला फैला कर अपनी बड़ाई करने दो, जिसने भी इस तरह मेरा बर्तन तोड़ा है वह मेरा दुश्मन है, जिसने बिना किसी बात के मेरी वीन्स जमीन पर बिखेर दी हैं। अगर उसको मेरे दुख में कोई दुख नहीं है तो कम से कम उसको अपना तो ख्याल रखना चाहिए था। मैं अपने नंगे घुटनों पर बैठकर अपने दिल से यह प्रार्थना करती हूँ कि वो किसी ओगैस की बेटी के प्यार में पड़ जाए जो उसे हर तरह से तंग करे, यहाँ तक कि उसकी सास भी उसको ऐसा शाप दे जिससे वह अपने आप को जिंदा तो पाए फिर भी अपने आप को मरा समझकर रोए। उसकी बेटी की सुंदरता से प्रभावित होकर और उसकी माँ की कला की होशियारी की वजह से वह वहाँ से निकल ना पाए। भगवान करे कि वह अपना डंडा हाथ में लेकर हुक्म करे और उसे बहुत ही छोटे से कोटे से रोटी खिलाए ताकि वह मेरी जमीन पर बिखेरी हुई वीन्स पर रो सके। बुढ़िया के शाप के तो पंख लग गए और वह पल भर में ही स्वर्ग चले गए। जैसे कि कहावत कही जाती है, एक स्त्री के शाप से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं होता और घोड़े का कोट जिसको शाप दिया गया हो वो हमेशा चमकता है। उसने राजकुमार को ये सब कुछ ऐसे कहा कि वह तो कूद पड़ा। इस शाप को दिए हुए मुश्किल से 2 घंटे ही गुजरे होंगे कि राजकुमार जंगल में रास्ता भूल गया। वह अपने नौकरों से भी बिछड़ गया। रास्ते में उसको एक सुंदर लड़की मिल गई जो आनंद से गाते हुए घोंघे बीनती जा रही थी। वह गा रही थी, घोंघे घोंघे तू अपने सींग हटा, तेरी माँ तुझ पर हंस रही है क्योंकि उसके अभी अभी एक बेटा हुआ है। राजकुमार ने जब उस सुंदर लड़की को देखा तो उसकी यही समझ में नहीं आया कि उसे क्या हो गया है। जैसे ही उस क्रिस्टल वाले चेहरे की आंखें उसके ऊपर पड़ी उसको तो जैसे उसके तन मन में आग लग गई। वह तो बिल्कुल जले हुए चूने की तरह हो गया जिस पर आशाओं के घरों के डिजाइन बन गए हों। फिलाडोरो दूसरे लोगों से कोई ज्यादा अक्लमंद नहीं थी और राजकुमार सुंदर मूंछों वाला एक बहुत तेज तर्राट आदमी था, सो उसको देखकर वह उस पर मोहित हो गई। इस तरह दोनों ही एक दूसरे को खड़े देखते रह गए। वे इस हालत में काफी देर तक बिना कुछ बोले खड़े रहे। उनकी आंखें उनके मन के भेदों को कह रही थीं। आखिर चुप्पी राजकुमार ने तोड़ी। उसने फिलाडोरो से कहा, यह इतना सुंदर फूल किस मैदान से उगा है? ये सुंदर चीजें किस खान से निकली हैं?
ओ खुश जंगल, ओ खुशकिस्मत कुंज, ये कुलीन कहाँ रहती है जहाँ से इसका प्यार इतना चमक रहा है। फिलाडोरो बोली, इस हाथ को छूमे माय लॉर्ड, आप इतने शालीन न बने। जितनी भी आपने मेरी तारीफ की है वह सब तो आपकी अच्छाई है, मेरी नहीं। मैं जैसी भी हूँ, सुंदर या बदसूरत, पतली या मोटी, परी या जादूगरनी, अब तो मैं बस आपकी ही गुलाम हूँ, क्योंकि आपकी सूरत ने मेरा दिल ले लिया है। आपके राजकुमार जैसी शान ने मेरे शरीर को इधर से उधर तक चीर दिया है। मैं अभी से आपको खुद को हमेशा के जंजीर में बंधे गुलाम की तरह से देती हूँ। ये सुनकर राजकुमार ने तुरंत ही उसका हाथी दांत जैसा गोरा हाथ पकड़कर चूम लिया। राजकुमार के ऐसा करने पर फिलाडोरो का चेहरा लाल पड़ गया, पर जितना ज्यादा नार्दो अनिलो ने उससे बातें करने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसकी जवान और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस दुखी जिंदगी में चिंताओं के बिना खुशी की कोई शराब नहीं है। उसी समय अचानक फिलाडोरो की माँ वहां आ गई। वो इतनी बदसूरत हो गई थी कि ऐसा लगता था कि प्रकृति ने उसे फुर्सत में बैठकर सारे डरों को मिलाकर बनाया था। उसके बाल किसी झाड़ी की झाड़ू की तरह थे। उसका माथा एक बहुत ही खुरदरे पत्थर की तरह था। उसकी आंखें टूटे हुए सितारों की तरह थीं जिनसे हर तरह की बुराइयां निकल रही थीं। उसके मुंह पर सुअर के दांतों जैसे दांत थे। थोड़े में कहो तो वह सिर से पैर तक इतनी बदसूरत थी कि तुम उसकी बदसूरती की कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने नार्दो अनिलो को गर्दन से पकड़ा और बोली, ओ चोरो रोग, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमार बोला, तू खुदो रोग, ओ बुढ़िया पीछे हट। और वह अपनी तलवार निकालने ही वाला था कि वह तो उसे देखकर उस भेड़ की तरह मूर्ति बना खड़ा रह गया, जैसे उसने कोई भेड़िया देख लिया हो और वह न हिल सकती हो और न उसकी बोली निकल सकती हो। सो अगरस उसको गधे की तरह से पकड़कर अपने घर के अंदर ले गई। घर आकर उसने राजकुमार से कहा, अब सुनो, तुम यहाँ कुत्ते की तरह काम करो जब तक तुम कुत्ते की मौत न मरना चाहो। आज के दिन पहल काम तुम्हारा यह है कि यह 1 एकड़ जमीन है जिसे तुम खोदो और उसमें इस कमरे के बराबर बीज बोओ। और जब मैं शाम को घर आऊं तब तक अगर तुम्हारा ये काम पूरा नहीं होगा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर उसने अपनी बेटी से कहा कि वह घर का ख्याल रखे। इस तरह दोनों को उनका काम समझाकर वह दूसरी ओगैसों के साथ मीटिंग करने जंगल में चली गई। नार्दो अनिलो ने जब अपने आप को इस परेशानी में देखा तो वह तो बहुत जोर जोर से रो पड़ा कि उसकी तो छाती भीग गई। वह अपनी इस बदकिस्मती के ऊपर अपने आप को कोसने लगा, पर फिलाडोरो ने उसे तसल्ली दी कि वह शांति रखे, उसका दिल बहुत अच्छा है, वह उसकी सहायता करने के लिए अपनी जान भी दे देगी। उसने ये भी कहा कि उसे इस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि वह फिलाडोरो के घर आ गया है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती है। पर नार्दो अनिलो से उसके प्यार के बदले में उससे कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हुआ था वह उसके लिए बहुत दुखी था। राजकुमार ने कहा कि वह इस बात पर कतई दुखी नहीं है कि वह अपना राजमहल छोड़कर यहाँ इस जंगल में रहने आ गया है, बढ़िया दावत छोड़कर रोटी खाने आ गया है, अपना राजदंड छोड़कर फावड़ा उठाने आ गया है। जिसके पास बहुत ही डरावनी सेना है वह अब बाजुके से डरने आ गया हो, क्योंकि मैं तो अपनी इस बदकिस्मती में भी तुम्हारे साथ रहने पर अपने को खुशकिस्मत ही समझता हूँ। मगर मुझे तो दुख इस बात का है कि मुझे तब तक खुदाई करनी पड़ेगी जब तक मेरे हाथों की खाल बहुत सख्त न हो जाए। मैं जिसकी उंगलियों इतनी कोमल हैं जितनी की सेमल की हुई होती है। और इससे भी बुरी बात यह है कि मुझे एक दिन में उतना काम करना पड़ेगा जो 2 बैलों के काम से भी ज़्यादा काम होगा। अगर मैं ये काम शाम तक खत्म नहीं करता हूँ तो तुम्हारी मौत मुझे खा जाएगी। फिर भी मुझे मरने में भी इतना दुख नहीं होगा जितना कि तुम जैसे सुंदर जीव से बिछड़ने पर होता। ऐसा कहकर वह लंबी लंबी सांसें भरकर फिर से रोने लगा। पर फिलाडोरो ने उसके आंसू पोंछे और बोली, तुम डरो नहीं, मेरी माँ तुम्हारा एक वाल भी वौका नहीं कर पाएगी। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और बिल्कुल भी नहीं डरो, क्योंकि तुम ये जान लो कि मेरे पास भी जादुई ताकतें हैं। मैं पानी पर मक्खन फैला सकती हूँ और सूरज को काला कर सकती हूँ। अपना दिल संभाल कर रखो, क्योंकि शाम तक ये जमीन का टुकड़ा बिना किसी के हाथ हिलाए खुद भी जाएगा और इसमें बीज भी वो दिए जाएंगे। जब नार्दो अनिलो ने ये सुना तो उसने फिलाडोरो से कहा,
जैसा कि तुम कहती हो कि तुम्हारे पास जादुई ताकतें हैं तो दुनिया की सुंदरी, हम यहाँ इस देश से उड़ क्यों नहीं चलते क्योंकि तुम मेरे पिता के घर में रानी की तरह रहोगी। फिलाडोरो बोली, ये काम अभी नहीं हो सकता। कुछ सितारे जब एक खास स्थिति में आ जाएंगे तभी यह मुमकिन हो पाएगा। पर तुम चिंता न करो, ये मुश्किलें भी बहुत जल्दी चली जाएंगी और हम लोग खुश रहेंगे। इसी तरह के आनंद की बातें करते उन दोनों का दिन गुजर गया। जब ओग्रेस घर वापस आई तब उसने सड़क पर से ही बेटी से चिल्लाकर कहा, फिलाडोरो जरा अपने वाल तो नीचे लटका। क्योंकि घर में कोई सीढ़ी नहीं थी इसलिए ओग्रेस हमेशा ही अपनी बेटी के बाल पकड़कर ऊपर जाया करती थी। जैसे ही फिलाडोरो ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी तो उसने अपने वाल खोल दिए और उन्हें नीचे लटका दिया। इससे एक लोहे के दिल के लिए एक सोने की सीढ़ी बन गई। बुढ़िया उस सीढ़ी से तुरंत ही ऊपर पहुंच गई। ऊपर पहुंचते ही वह अपने बागीचे की तरफ भागी गई। वह तो देखकर आश्चर्यचकित रह गई जब उसने देखा कि उस इतने कोमल हाथों वाले राजकुमार ने वह सारी जमीन खोद दी थी और उनमें बीज भी वो दिए थे। पर अगली सुबह जैसे ही सूरज अपने को गर्मी देने के लिए बाहर आया, क्योंकि रात में उसने भारत की नदी से ठंड पकड़ ली थी, ओगैस नीचे गई और नार्दो अनिलो से बोली कि शाम होने तक वह नीचे वाले कमरे में लकड़ी पड़ी हुई थी, उस हर लड्ढे को 4 हिस्सों में काट कर रखे, नहीं तो वह उसको शाम को सुआ की तरह काटकर अपने खाने में खा लेगी। ये सुनकर तो बेचारा राजकुमार डर के मारे फिर से रोने लगा। फिलोडोरो ने जब उसे राख की तरह पीला और अधमरा सा देखा तो वह उससे फिर बोली, क्यों तुम इतने छोटे छोटे से काम के लिए कायरों की तरह से रोने बैठ जाते हो। नार्दो अनिलो बोला, तुम इसे छोटा काम समझती हो, लकड़ी के 6 ढेरों के हर लड्डे को 4-4 टुकड़ों में काटना और वह भी शाम तक। मुझे तो लगता है कि मैं खुद ही इस स्त्री के मुंह लिए 2 हिस्सों में बट जाऊंगा। फिलाडोरो बोली, तुम परेशान न हो क्योंकि वे लकड़ियां तुम्हें बिना कोई तकलीफ दिए हुए अपने आप ही शाम तक कट जाएंगी। पर अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो इस बीच तुम खुश तो हो जाओ। अपने दिल को दुखी करके मेरे दिल के टुकड़े तो मत करो। जब सूरज ने अपनी किरणों की दुकान बंद कर ली ताकि वह अपनी किरणों को सायों को न बेच सके, तब बुढ़िया घर लौटी। फिलाडोरो से फिर से अपने वालों की सीढ़ी लटकाने के लिए कहा। वो उससे चढ़कर घर में आई और कमरे की तरफ ये देखने के लिए भागी गई कि राजकुमार ने इस कमरे की सारी लकड़ी काटकर रख दी है या नहीं। वो फिर से एक बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि उसकी सारी लकड़ी तो कटी पड़ी है। एक बार तो उसको लगा कि उसकी बेटी ने उसकी सहायता की है, पर फिर कुछ सोचकर वह चुप रह गई। अगले दिन उसने उसका तीसरी बार इम्तिहान लेने का सोचा। उस दिन उसने राजकुमार को एक बहुत बड़ा तालाब साफ करने के लिए कहा जिसमें 1000 डिब्बे पानी आता था। उसने कहा कि अगर उसने वह शाम तक उसके आने तक साफ नहीं किया तो वो उसकी चटनी बनाकर खा जाएगी। जब वह बुढ़िया चली गई तो नार्दो अलिनो ने फिर से रोना शुरू कर दिया। फिलाडोरो ने देखा कि उसकी माँ ने उस बेचारे के लिए मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। उसका दिल तो बेरहम है, ये सोचकर उसने राजकुमार से कहा, चुप हो जाओ। जैसे ही वह पल गुजर जाएगा जो मेरी जादू की ताकतों में बाधा डाल रहा है, सूरज के जाने से पहले ही हम यहाँ से यह घर छोड़कर चल देंगे। शाम को मेरी माँ को उसकी जमीन साफ मिलेगी और मैं, जिंदा या मुर्दा, तुम्हारे साथ ही चलूंगी। राजकुमार ने ये सुनकर फिलाडोरी को गले से लगा लिया। तुम तो इस तूफान में मेरे ध्रुव तारे की तरह हो। तुम ही तो मेरी आशाओं की किरण हो। जब शाम पास आने लगी, फिलाडोरो ने बागीचे में एक गड्ढा खोदा जिससे उसने जमीन के नीचे एक लंबा सा रास्ता बना लिया। वहां से वे फिर नेपल्स की तरफ चले गए। पर जब वे पोजोलो के ग्रोटो पहुंचे तो नार्दो अनिलो ने फिलाडोरो से कहा, तुम्हें इन कपड़ों में महल पैदल नहीं ले जा सकता, इसलिए तुम यहाँ इस सराय में ठुको, मैं अभी नौकर गाड़ियों घोड़े कपड़े आदि लेकर आता हूँ। सो फिलाडोरो तो वहाँ सराय में रुक गई और राजकुमार शहर चला गया। इस बीच ओगैस घर वापस लौटी और रोज की तरह उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई, पर कोई जवाब न पाकर उसे कुछ शक हुआ, सो वह जंगल की तरफ दौड़ गई। वहां पहुंचकर उसने एक बड़ा लड्डा तोड़ा, उसको अपने मकान के सहारे रखकर वो बिल्ली की तरह ऊपर चढ़ गई। वह घर के अंदर गई और उन दोनों को चारों तरफ ढूंढा, ऊपर नीचे अंदर बाहर, पर उसे उन दोनों में से कोई दिखाई नहीं दिया।
आखिर उसे वह धा दिखाई दे गया जो एक खुली जगह की तरफ खुलता था। उसे देखकर तो उसे इतना गुस्सा आया कि अपनी बेटी और राजकुमार दोनों को कोसते हुए और यह प्रार्थना करते हुए कि जैसे ही वे पहली बार एक दूसरे को छूमे तो राजकुमार उसे भूल जाए, उसने अपने सिर के सारे वाले नोच डाले। उसने अपने सिर पर एक वाल भी नहीं छोड़ा। पर अभी हम इस स्त्री को यहाँ उनको कोसते छोड़ते हैं और राजकुमार के पास चलते हैं। महल में तो सब यही सोचे बैठे थे कि राजकुमार तो मर गया। पर राजकुमार को देखते ही सारे महल में आनंद की लहर दौड़ गई। हर आदमी आओ आओ कहकर उससे मिलने के लिए आ गया। तुम तो बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हो। हम लोग तुमको देश में वापस आया देखकर बहुत खुश हैं। और भी बहुत सारे प्यार के शब्द कहे। पर वह अपनी माँ से मिलने के लिए ऊपर जा रहा था कि उसकी माँ उसको रास्ते में ही मिल गई। उसने उसे गले लगाया और चूमा, मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरी आंख के तारे, तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुम इतने दिन दूर रहे ही क्यों, जिससे हम तो तुम्हारे लिए बिल्कुल मरे जैसे हो गए। राजकुमार से कोई जवाब देते नहीं बना क्योंकि वह अपनी बदकिस्मती का हाल उसे सुनाना नहीं चाहता था। पर जैसे ही उसकी मोह ने उसे चूमा तो ओगस के शाप की वजह से जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब भूल गया। तब रानी ने कहा कि वह अपनी पुरानी बात भूल जाए और अब शादी कर ले। राजकुमार बोला, पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं आपकी इच्छा। सो यह निश्चय किया गया कि 4 दिन के अंदर अंदर लड़की के घर चला जाए जहां वह फ्लैंडर्स से आई है। वहां अब खूब दावतें और आनंद होगा। पर इस बीच फिलाडोरो ने देखा कि उसके पति को तो आने में बहुत देर हो गई। उसको उसकी शादी की दावत के बारे में भी पता चला तो उसने शाम तक इंतजार किया और जब सराय का लड़का सोने चला गया तो उसने लड़के के कपड़े तो खुद ले लिए और अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए और एक आदमी का रूप रखकर राजकुमार के पिता राजा के दरबार में जा पहुंची। राजमहल में रसोई लोग लड़कों को रसोईघर में सहायता के लिए ढूंढ रहे थे, सो उन्होंने उसको भी अपने रसोईघर की सहायता के लिए ले लिया। जब खाने की मेजें लग गईं, मेहमान लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, खाने की प्लेटें लगा दी गईं तो एक आदमी बड़ी सी पाई काट रहा था जिसे फिलाडोरो ने अपने हाथ से बनाई थी। जैसे ही उसने पाई को काटा तो एक बहुत सुंदर फाख्ता उसमें से निकलकर उड़ गई। सारे मेहमान तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे अपना खाना तो भूल गए और बस उसी सुंदर चिड़िया को देखते रह गए। विरिया ने राजकुमार से बड़ी दया भरी आवाज में कहा, क्या तुम फिलाडोरो का प्यार बिल्कुल ही भूल गए? क्या तुम उन सब सेवाओं को भी भूल गए जो उसने तुम्हारे लिए की? तुमने उससे जो भी कुछ मिला है क्या उसको वापस करने का यही तरीका है? वो जिसने तुम्हें ओगस के चंगुल से निकाला, अपनी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी दी। उस स्त्री को धिक्कार है जो किसी आदमी के कहे पर भरोसा करती है, जिसको अपनी मेहरबानियों के बदले में ये कृतघ्नता मिलती है और भूल जाने का कर्जा चुकाना पड़ता है। पर जाओ ओ भूलने वाले आदमी, तुम अपना वायदा भूल जाओ। भगवान करे ये शाप तुम्हारा तब तक पीछा करता रहे जो ये दुखी लड़की तुमको अपने दिल से भेजती है। पर अगर भगवान ने अपने कान बंद नहीं कर रखे हैं तो वो मेरा गवाह है कि तुमने मेरे साथ क्या गलत किया है। और जिस समय तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी उस समय बिजली और गरज और बुखार और बीमारियों तुम्हारे पास आएंगे। आराम से खाओ पियो, हंसी खुशी मनाओ, क्योंकि वो दुखी फिलाडोरो जिसको धोखा दिया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है, अब तुम्हें अपनी नई पत्नी के साथ आनंद मनाने के लिए छोड़ती है। ऐसा कहकर फाख्ता जल्दी से वहां से उड़ गई और हवा की तरह से गायब हो गई। फाख्ता की फुसफुसाहट सुनकर राजकुमार मूर्ति की तरह से खड़ा रह गया। बाद में जब पाई उसको दी गई तो उसने पूछा कि यह पाई कहाँ से आई। पाई काटने वाले ने उसे बताया कि एक लड़के को, जिसको अभी ही रसोईघर में सहायता के लिए रख गया था, उसने बनाई थी। उसने तुरंत ही पाई काटने वाले को हुक्म दिया कि वह तुरंत ही उसको ढूंढकर उसके कमरे में लेकर आए। फिलाडोरो आकर नार्दो अनीलो के पैरों पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर राजकुमार को सब याद आ गया। उसको याद आ गया कि किस तरह से उसने उससे वायदा किया था। उसने उसको तुरंत ही उठा लिया और अपने पास बिठा लिया। जब उसने अपनी माँ को अपनी सारी घटनाएं बताईं और इस लड़की के एहसान बताए और विनती की कि उसको उससे किए गए वायदे उसे पूरे करने ही चाहिए। माँ के लिए बेटे की खुशी से बढ़कर तो और कोई खुशी थी नहीं, सो माँ ने बहुत खुश होते हुए कहा,
जैसा तुम चाहो वैसा करो बेटा, ताकि यह लड़की जिसे मैंने बहू के रूप में तुम्हें देने के लिए चुना था वह भी नाराज न हो। लड़की बोली, मेहरबानी करके आप चिंता न करें। सच कहूँ तो मैं अब इस देश में अकेली रहती रहती बहुत थक गई हूँ। मैं अब अपने देश फ्लंडर्स जाना चाहती हूँ। इस पर राजकुमार ने खुश होकर उसको एक जहाज और बहुत सारे नौकर दिए। फिलाडोरो को उसने एक राजकुमारी की तरह सजाए जाने का हुक्म दिया। संगीत बजाने वाले आए और सब शाम तक नाचते रहे। जब दावत खत्म हो गई तो सब लोग आराम करने चले गए और फिलाडोरो और राजकुमार बहुत समय तक खुशी खुशी रहे। जो ठोकर खाता है और गिरता नहीं उसको लुढ़कती गेंद की तरह से रास्ते में सहायता मिलती जाती है।